साथियों नमस्कार। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की पीवाई की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से एक दो प्रश्न प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आस्पेक्ट किए जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस टॉपिक में देखते हैं आज के कौन से प्रश्न हैं। और तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो सही आंसर है वह है डी। यह कच्छ के रन में लुप्त हो जाती, यानी कि ये कैसी नदी है, अंतःस्थलीय नदी है जो कि डायरेक्ट अपना जल समुद्र पर विसर्जित नहीं करती है। तो इस बात को आप याद रखें। अब कुछ इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है और इस नदी के बारे में। तो जैसा कि यह नदी राजस्थान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो भारत का मरुस्थल है, इसकी यह एक प्रमुख नदी है। कैसी नदी है? प्रमुख नदी है। यह अरावली के पश्चिमी क्षेत्र पर प्रवाहित होती है, यानी कि कहा जाए कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र पर इसका जो है तो प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का। तो इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यह अजमेर ज़िले के नागा पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। नागा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह नदी अब वहाँ से प्रवाहित होती है साउथ की तरफ और गुजरात के क्षेत्र तक ये प्रवाहित होते हुए आती है, यानी कि दो राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात में। इस नदी का टोटल प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो लगभग 495 किलोमीटर क्षेत्र पर यह प्रवाहित होती है। इसकी इतनी लंबाई है। अब इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दो प्रकार के जल को धारण करती है, यानी कि अपने जिस क्षेत्र में इस नदी का उद्गम होता है उस वाले क्षेत्र में इसमें मीठा पानी पाया जाता है, मीठा पानी। और इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं इसी उद्गम वाले क्षेत्र में, और वह नाम है सारामती। नाम है सारामती। तो एक ये नाम भी पता चला कि इसके ऊपरी वाले क्षेत्र में इसका नाम सारामती है। और जो नीचे का क्षेत्र है, इस पॉइंट में जहाँ से इस तरह का पानी इसका चेंज होता है इस नदी का, वह है बालतोरा क्षेत्र। बालतोरा क्षेत्र से इसके जल में परिवर्तन आता है और इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पानी पाया जाता है खारा पानी, यानी कि लवणीय पानी। तो दो प्रकार की विशेषताएं ये रखती है नदी अपने जल में। अब आपको यहीं एक प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी भारत में नदी है जो दोनों मानसून से अपना जल प्राप्त करती है, यानी कि दक्षिण पूर्वी मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से भी बात जो जल प्राप्त करती है। तो ये ऐसी कौन सी नदी है? चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। और हमारा ये रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सही सुमेलित नहीं है बात करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, सही है में हो जाता है। तो बांध है और नदी, इनमें से आपको बताना है कि कौन किससे सुमेलित है। गोविंद सागर सतलज नदी, कोलेरू झील कृष्णा नदी, उकाई जलाशय ताप्ती नदी, वूलर झील झेलम नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है कोलेरू, यानी कि यह जो कोलेरू झील है यह कृष्णा प्लस गोदावरी के क्षेत्र में बनता है। इन दोनों नदियों का जहाँ मुहाना है, डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ इस नदी का ये झील बनती है। यानी कि ये झील एक प्रकार से कैसी है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। अब गोदावरी की बात करें अगर,
तो गोदावरी का प्रवाह क्षेत्र यानी कि लंबाई टोटल 1465 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण भारत की एक सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। यह नासिक वाले क्षेत्र से यानी कि त्र्यंबक से इसकी उत्पत्ति होती है और यह बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है, यानी कि डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी यह महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और ये दोनों जो नदियाँ एक प्रकार से कैसी हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो कोलेरू झील है इसकी कुछ अपनी अन्य विशेषताएं ये हैं कि इसे तो एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है 1999 में, और वो जो घोषित किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। फिर इसे रामसर साइट जो है, तो रामसर साइट में भी रामसर साइट जो कन्वेंशन है वह दलदलीय क्षेत्रों को परिभाषित करता है, तो उसके को भी 2002 में घोषित किया गया, आर्द्र भूमि की सूची पर इसे शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि 1999 में इसे क्या बनाया गया, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया। और 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे दलदलीय क्षेत्र की सूची में, दलदलीय सूची में रखा गया। तो ये चीज़ें आप याद रखें। और क्षेत्र जो है इसका, राज्य की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। इतनी कुछ बातें इस कोलेरू झील में आपको याद रखनी है। अब बात करें अगर थोड़ा थोड़ा और भी ये जो पॉइंट हैं, तो गोविंद सागर को याद करें कि पहले इससे जो पिछली हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने बात किया था भाखड़ा नांगल के बांध की। तो वह जो बांध बनाया गया है उसके बांध से जो जल इकट्ठा हुआ है, तो उसी पूरे इकट्ठे जल को ही गोविंद सागर नाम दिया गया है। ये सिख गुरु के 10वें गुरु हैं, उनके नाम पर इसका ये नाम रखा गया है गोविंद सागर। तो यह हिमाचल प्रदेश में है। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। हो सकता है कि राज्य पूछ ले कि किस राज्य में गोविंद सागर पाया जाता है। और इसकी कुछ अन्य विशेषताएं, एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, यह लगभग 90 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, 170 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार भी है। तो यह आकार में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बात करें उकाई की, तो जो उकाई जलाशय है यह गुजरात राज्य में है और ताप्ती नदी पर है। किस पे है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो कि एक्सचुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं, और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसका जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश से होता है। उद्गम क्षेत्र कहाँ से? मध्य प्रदेश से सतपुड़ा पहाड़ी से, जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उससे इसका उत्पत्ति होती। क्षेत्र है बैतूल जिला, और इसमें भी एक क्षेत्र है मुल्ताई। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ये लगभग 724 किलोमीटर प्रवाहित होती है यह नदी। अब आती है वूलर झील। वूलर झील को आपको ये रखना याद कि यह एक टेक्टोनिक लेक है। काफ़ी विद्वानों का मानना है कि जिस समय यह टेक्टोनिक प्रक्रिया चल रही थी, तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई उसी प्रक्रिया के तहत, उसी टेक्टोनिक प्रभाव के कारण इस वूलर झील का भी निर्माण हुआ है। और झेलम नदी इस रिवर से होते हुए फिर प्रवाहित होती है और अंत में जाके अपना क्षेत्र मोड़ती है। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। आपको ये बताना है कि ये एक कयास बता रहा है कि अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में क्या प्रभाव होता। अब कुछ इन्होंने टॉपिक दिए और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनको अब समझना।
देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। सिंध गंगा मैदान इतनी सुवृस्त्र जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, इस पे आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह उपर्युक्त तीनों है। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर से नॉर्थ ईस्ट तक का जो ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है। किसका विस्तार है? हिमालय का ये पूरा विस्तार है यहाँ। तो यानी कि जो उत्तर का क्षेत्र है इसके यानी कि उत्तर ध्रुवी, कौन सा? उत्तर ध्रुव। अभी आपको पता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो यानी कि अगर सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है तो वहाँ जो क्षेत्र होगा वो पूरा आइस से ढका हुआ क्षेत्र होगा, यानी कि पूरा बर्फीला क्षेत्र होगा। तो यहाँ का जो मौसम होगा वो ठंडा होगा। तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी तो कैसी हवाएं चलेंगी? ठंडी हवाएं चलेंगी। तो इसी क्षेत्र में, ये रूस में एक क्षेत्र है साइबेरिया। कौन सा? साइबेरिया। यह एक ठंडा क्षेत्र है। तो यहाँ ये कह रहा है कि इस क्षेत्र से जो हवाएं आ रही हैं, तो ये हवाएं यहाँ से आती हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं कैसे क्या करती? डायरेक्ट इंडिया में प्रवेश करती। इंडिया में प्रवेश करती तो मतलब भारत का जो अभी जो हमें जलवायु देखने को मिलता है, जो मौसम है, ठंडा नहीं लगता उतना, तो शायद ऐसा नहीं होता। ठंडी बहुत ज़्यादा होती, कड़ाके की, माइनस में जो तो टेम्परेचर होता, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ सब ठंडी बहुत ज़्यादा होती। तो इसका ये जो कयास है तो सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत है जो लगभग 6 किलोमीटर इसकी हाइट है। तो ये बहुत बड़ी हाइट है, जिससे हवाओं को ऊर्ध्वाधर उठने में काफ़ी क्या करना पड़ता है? दबाव लगाना पड़ता है। और फिर ये हवाएं जो हैं तो हाई प्रेशर की होती हैं, ठंडी हवाएं, तो ये उतनी ऊपर तक नहीं उठ पाती हैं और ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ ही हवाएं हैं जो दर्रों के प्रभाव से आती हैं, और इन्हीं हवाओं का प्रभाव और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव होके ही जो तो हिमालय में बर्फबारियाँ जमती हैं। तो जैसा कि आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं फिर कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी बर्फ़ गिरी। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, क्योंकि हिमालय के वो पार हिमालय वाले क्षेत्र हैं, चाहे काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, ये और ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय का जो है तो वेस्ट जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पूरे में बर्फबारी होती है, और कुछ मिडल हिमालय में भी। अब अगला टॉपिक कह रहा है कि सिंध गंगा मैदान इतनी सुव्यस्त जलोढ़ मृदा से वंचित होता। यह बात भी सही है। जब हम लोग भारत की फिजियोग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो उत्तर के मैदान की बात की जाती है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये जो पूरा मैदान है तो एक ऐसा निर्मित मैदान है, नदियों के निक्षेपण के द्वारा निर्मित है। तो नदियाँ ये कौन सी? ये वही सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से प्रवाहित होती हैं और अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं और यहाँ डिपॉजिट करती हैं। कि अगर हिमालय नहीं होता तो इतना बड़ा मैदान भी नहीं बन पाता, ये बात भी क्लियर है। और मानसून का प्रतिरूप है वो वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये बात भी क्लियर है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में क्या पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, यह जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है तो वहाँ ये अपना प्रभाव दिखाती है, क्योंकि सूर्य यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाता है जब उत्तरार्धर सूर्य होता है। तो इस पूरे क्षेत्र में गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन इस रेखा का प्रभाव भारत पर नहीं दिखाई देता जितना कि अन्य क्षेत्रों पर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हिमालय की उत्पत्ति है। जो हिमालय है उसे अन्य क्लाइमेट के साथ या अन्य क्षेत्र के द्वारा वो जुड़ने ही नहीं देता, यानी कि हमें चाहे तिब्बत का पठार हो या साइबेरियाई क्षेत्र हो, जो पोलर्स की हवाएं हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं होने देता, पहली बात। दूसरी, जो भारत का मानसून है, भारत का मानसून जब दक्षिण पश्चिम मानसून नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो यह पहाड़ों से यानी कि हिमालय से टकराता है, और हिमालय की इतनी हाइट होने के कारण यह मानसून
उसे क्रॉस नहीं कर पाता है और इसी साइड में जो है तो वर्षा करा देता है और उस हिमालय का जो उत्तरी क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो इस वजह से भारत में जो है तो मानसून का जो प्रतिरूप है वह एक समान है, इसलिए हम यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसून की बात करते हैं। जबकि भारत की स्थिति दो में है, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में स्थिति में है, अगर हम रेखाओं और ग्लोब के अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखें। लेकिन ये प्रभाव हमें हिमालय के द्वारा नहीं महसूस करने को मिलता भारत में। तो ये बात भी सही है कि अगर नहीं होता तो भारत का जो मानसूनी प्रतिरूप है वह भिन्न होता। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं और आपके तैयारी में कितनी ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अपना सुझाव भी देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।